प्यारे विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है वैज्ञानिक पद्धति। पूर्व के व्याख्यान में हमने वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत विज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा की है। विज्ञान के अर्थ, परिभाषा, उसके प्रमुख विशेषताओं को समझने के बाद अब हम वैज्ञानिक पद्धति के बारे में चर्चा करेंगे कि विज्ञान के अर्थ को समझ लेने के पश्चात अब ये जान लेना आवश्यक है कि वैज्ञानिक पद्धति किसे कहते हैं, ये क्या है, इसकी सहायता से अध्ययन कैसे किया जाता है। साधारणतः उस पद्धति को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है जिसमें अध्ययनकर्ता तटस्थ या निष्पक्ष रहकर किसी विषय, समस्या या घटना का अध्ययन करता है। इस हेतु वह अवलोकन करता है, प्रश्नावली, अनुसूची या किसी अन्य प्रविधि की सहायता से तथ्य संकलन करता है, उनका वर्गीकरण एवं सारणीकरण करता है, विश्लेषण एवं व्याख्या करता है, कार्यकारण संबंधों का पता लगाता है, सामान्यीकरण करता है, वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालता है और नियमों व सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है, उनका सत्यापन करता है और जिससे उसकी भविष्यवाणी करने की क्षमता बढ़ जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अर्थ के संबंध में लुंडबर्ग ने लिखा है कि व्यापक अर्थ में वैज्ञानिक पद्धति तथ्यों के व्यवस्थित अवलोकन, वर्गीकरण तथा व्याख्या से निर्मित है। इसे हम अन्य शब्दों में भी स्पष्ट कर सकते हैं कि समाज वैज्ञानिक में यह दृढ़ विश्वास पाया जाता है कि उनके सम्मुख जो समस्याएं हैं उनका समाधान सामाजिक घटनाओं के बुद्धिमत्तापूर्ण और व्यवस्थित अवलोकन, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण द्वारा ही संभव है। अपने यथार्थ स्वरूप में इसी उपागम को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। अब हम वैज्ञानिक पद्धति की कुछ विशेषताओं को के आधार पर और भी इसको विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। इसकी प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार हैं। ज्ञान का आधार वैज्ञानिक पद्धति है। मूर्त और अमूर्त सामाजिक तथ्यों के अध्ययन के लिए समाज विज्ञान विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के रूप में ज्ञान प्राप्त करने या तथ्य एकत्रित करने हेतु सोशियोमेट्री, अवलोकन पद्धति, अनुसूची अथवा प्रश्नावली पद्धति, सामाजिक सर्वेक्षण पद्धति, व्यक्तिगत जीवन अध्ययन पद्धति, सांख्यिकीय पद्धति, साक्षात्कार पद्धति, ऐतिहासिक पद्धति आदि का प्रयोग किया जाता है। इनमें से एकाधिक पद्धतियों को काम में लेते हुए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद नंबर 2, अवलोकन द्वारा तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत तथ्यों के संकलन हेतु अनुसंधानकर्ता प्रत्यक्ष निरीक्षण और अवलोकन करता है। इसमें काल्पनिक या दार्शनिक विचारों का कोई स्थान नहीं होता। इसमें तो अध्ययनकर्ता स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर और घटनाओं का निरीक्षण करता है और तथ्यों का संकलन करता है। नंबर 3, तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण किया जाता है। असंबद्ध या बिखरे हुए आंकड़े या तथ्यों के आधार पर कोई वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है। सही निष्कर्ष निकालने के लिए यह आवश्यक है कि प्राप्त तथ्यों को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए। इसके लिए तथ्यों को समानता के आधार पर विभिन्न वर्गों में बांटा जाता है। इसके बाद नंबर 4 है क्या है का उल्लेख किया जाता है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत वास्तविक घटनाओं की विवेचना की जाती है। कोई भी विज्ञान इस बात पर विचार नहीं करता है कि क्या अच्छा और क्या बुरा है अथवा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये तो घटनाएं तथ्यों के यथार्थ चित्रण करता है और वैज्ञानिक पद्धति में यथार्थता का घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है कार्यकारण संबंधों की विवेचना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत घटना, तथ्यों और विभिन्न समस्याओं के कार्यकारण संबंधों को जानने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से कार्यकारण संबंधों की विवेचना की जाती है। तथ्यों या घटनाओं के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं, वर्गीकरण या विश्लेषण किया जाता है और तत्पश्चात सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इन निष्कर्षों के आधार पर ही सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। इसके बाद सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा संभव है। वैज्ञानिक पद्धति में सिद्धांतों की पुनर्परीक्षा आवश्यक है और जब हम किसी भी समाज विज्ञान भी भौतिक शास्त्र या रसायन शास्त्र के समान अपने सिद्धांतों एवं नियमों की परीक्षा एवं पुनर्परीक्षा करने में सक्षम है। इसमें वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से तथ्य एकत्रित किए जाते हैं
और इस पद्धति से प्राप्त तथ्यों की प्रमुख विशेषता यह है कि इनकी प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है। समाज विज्ञानों में सिद्धांतों की जांच करना वास्तव में संभव है। इसके बाद सिद्धांत सार्वभौमिक है। समाज विज्ञान वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए जिन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हैं वे सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि यदि परिस्थितियां समान रहें तो समाज विज्ञान में विकसित सिद्धांत विभिन्न समाजों और कालों में खरे उतरते हैं। उदाहरण के रूप में यह सिद्धांत सार्वभौमिक रूप से ठीक पाया जाता है कि पारिवारिक विघटन सामाजिक विघटन पर आधारित है। इस प्रकार नेक्स्ट है भविष्यवाणी करने की क्षमता। कोई भी विषय इस कारण विज्ञान माना जाता है कि क्या है के आधार पर क्या होगा बताने में अर्थात भविष्यवाणी करने में समर्थ है। अन्य शब्दों में वैज्ञानिक पद्धति की सहायता से वंचित ज्ञान भंडार के आधार पर भविष्य की ओर संकेत करने को प्रत्येक विज्ञान की क्षमता है। उदाहरण के रूप में समाज में वर्तमान में होने वाले परिवर्तन को ध्यान में रखकर समाजशास्त्र ये बता सकता है कि भविष्य में सामाजिक व्यवस्था का रूप क्या होगा, जाति व्यवस्था किस रूप में रहेगी तथा परिवारों के कौन से प्रकार विशेष रूप से पाए जाएंगे। इसके बाद है तर्क की प्रधानता। वैज्ञानिक पद्धति में तर्क की प्रमुख विशेषता पाई जाती है और तर्क के आधार पर तथ्यों का संकलन किया जाता है और किसी बात को बुद्धिमत्तापूर्ण प्रामाणिकता या अप्रामाणिकता किया जा सकता है। इसके लिए तर्क देना आवश्यक है और तार्किकता के आधार पर ही वैज्ञानिक पद्धति निर्भर रहती है। इसके बाद वस्तुनिष्ठता। वैज्ञानिक पद्धति में वस्तुनिष्ठता पर विशेष बल दिया जाता है। बिना वस्तुनिष्ठता के वैज्ञानिक पद्धति में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता और वस्तुनिष्ठता का तात्पर्य घटनाओं का अध्ययन ठीक उसी रूप में करना जिस रूप में वे देखते हैं। इसके बाद वैज्ञानिक पद्धति के चरण आते हैं। हमें प्रत्येक वैज्ञानिक पद्धति क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित अध्ययन होता है। वैज्ञानिक निष्कर्ष तक पहुंचने तथा नियमों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए अध्ययनकर्ता को निश्चित चरणों से होकर गुजरना पड़ता है। जब वैज्ञानिक पद्धति के सहायता से कोई अध्ययन किया जाता है तो इस हेतु अध्ययनकर्ता को विभिन्न चरणों या सोपानों से होता हुआ सैद्धांतिकरण की अवस्था तक पहुंचना होता है। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरणों का वर्णन किया। नंबर 1 कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण, 2 अवलोकन एवं तथ्यों का आलेखन, 3 संकलित तथ्यों का वर्गीकरण संगठन, 4 सामान्यकरण। पीवी यंग ने 6 चरणों का उल्लेख किया। नंबर 1 अध्ययन हेतु समस्या के चुनाव, 2 कार्यशील प्राकल्पना का निर्माण, 3 वैज्ञानिक प्रविधियों की सहायता से समस्या या घटना का अवलोकन एवं खोज, 4 संकलित तथ्यों का आलेखन, 5 तथ्यों या विभिन्न वर्गों में वर्गीकरण तथा 6 वैज्ञानिक सामान्यकरण। अब हम विभिन्न चरणों को इस प्रकार से उल्लेख करेंगे। नंबर 1 समस्या का चयन करना चाहिए। नंबर 2 अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण हो। 3 प्राकल्पना का निर्माण। 4 अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण। 5 अध्ययन पद्धति एवं यंत्रों का चुनाव। 6 अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। 7 तथ्यों का वर्गीकरण विश्लेषण एवं व्याख्या। 8 सामान्यीकरण। 9 जांच या पुनर्परीक्षण। 10 भविष्यवाणी। वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत चरणों एवं सामाजिक अनुसंधान की प्रक्रिया तथा सामाजिक सर्वेक्षण के प्रकार, आयोजन एवं प्रमुख चरण नामक अध्यायों में सविस्तार विचार किया गया है। अतः यहाँ इन पर अति संक्षेप में विचार किया जा सकता है। समस्या का चुनाव। सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत समस्या का चुनाव किया जाता है। नंबर 2 अध्ययन के उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। नंबर 3 प्राकल्पना का निर्माण। 4 अध्ययन क्षेत्र एवं अध्ययन की इकाइयों का निर्धारण। 5 अध्ययन पद्धति एवं यंत्रों का चुनाव। नंबर 6 अवलोकन एवं तथ्यों का संकलन। 7 तथ्यों का वर्गीकरण एवं विश्लेषण की व्याख्या और 8 सामान्यकरण और 9 जांच एवं पुनर्परीक्षण और 10 भविष्यवाणी। इस प्रकार जब किसी भी विषय की अध्ययन वस्तु इस वैज्ञानिक पद्धति को काम में लेते हुए प्राप्त की जाती है तभी वह विषय विज्ञान कहलाने का अधिकारी है। सही ज्ञान के संचय का आधार वैज्ञानिक पद्धति ही है। वैज्ञानिक पद्धति द्वारा प्राप्त ज्ञान सदैव सर्वकालिक सत्य नहीं होता। ज्ञान में तो निरंतर वृद्धि होती है।
रहती है। किसी घटना या वस्तु के बारे में वैज्ञानिक विधि से प्राप्त ज्ञान में भी कमियां रह जाती हैं। वैज्ञानिक उसके बारे में नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए पुनः वैज्ञानिक प्रक्रिया का सहारा लेते हैं और ऐसा वह बार बार करता है, तब तक दोहराता है जब तक कि अंतिम सत्य तक न पहुंच जाए। इस प्रकार से वैज्ञानिक प्रक्रिया का बार बार प्रयोग ही वैज्ञानिक प्रक्रिया की चक्रीय प्रवृत्ति कहलाती है। इस संदर्भ में कार्ल पियर्सन ने लिखा है कि सत्य के लिए लघु मार्ग नहीं, विश्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के द्वार से गुजरने की अतिरिक्त कोई अन्य मार्ग नहीं हो सकता। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।